And after calculating this energy value, we conclude that they are high energetic electromagnetic rays. They are high energetic electromagnetic rays. काफी अधिक एनर्जी होती है, and owing to high energetic electromagnetic rays, they have got substantial penetrating power, having substantial penetrating power. The penetrating power is enough to penetrate soft tissue or soft bones, but it's not large enough to penetrate hard bones or hard substance. मेटल्स को पेनिट्रेट करने में सक्षम नहीं है, मगर वुडन ब्लॉक को या सॉफ्ट बोन्स को या सॉफ्ट टिश्यू को पेनिट्रेट बड़ी आसानी से कर सकती हैं. They have got substantial penetrating power. खास बात, they are slight harmful but not that much to cause life. नुकसानदायक तो है यह रेस, हम यह नहीं कहते कि इनसे कोई नुकसान नहीं होता है. निश्चित अल्ट्रावायलेट रेस से यदि नुकसान होता है तो इनसे तो और भी ज्यादा नुकसान होगा. नुकसानदायक तो है, मगर इतनी अधिक नुकसानदायक नहीं है जितनी कि गामा रेस. गामा रेस यदि बॉडी पर इंसिडेंट हो जाए तो पक्का ब्लड कैंसर हो जाएगा और ब्लड कैंसर से इंसान 4-6 महीने में मर जाएगा. मगर एक्स रेस से इतना अधिक नुकसान नहीं होता है कि एकदम से जान चली जाए. डेफिनेटली दिस एक्स रेस किल व्हाइट ब्लड सेल्स व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमन बॉडी. यदि ह्यूमन बॉडी से लंबे समय तक के लिए एक्स रेस के साथ एक्सपोज कर दिया जाए तो हमारे ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, विच वी कॉल देम फाइटर सेल्स, which used to fight with germs and bacteria that enters into our body. हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स और बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं उनसे व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं. उन व्हाइट ब्लड सेल्स को यह एक्सरेस मार डालती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है. और व्हाइट ब्लड सेल्स के डिस्ट्रॉय हो जाने से व्यक्ति बीमार जल्दी पड़ सकता है. उससे जर्म्स और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी. वो उस व्यक्ति को बड़ी जल्दी कोल्ड और फ्लू या निमोनिया टाइप की बीमारियां हो सकती है जो बैक्टीरिया और वायरस से होती है. बट वंस अगेन, ओइंग टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर, अ सब्सटेंशियल पेनिट्रेटिंग पावर, दे आर वेरी मच बेनिफिशियल द मैनकाइंड. बिना यदि किसी को हड्डी में चोट लग जाए, किस तरह की चोट लगी है, उसे माइनर फ्रैक्चर है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, या मेजर क्रैक है, या बोन का डिसलोकेशन है, और इट्स सिंपली लिगामेंट टियर. इस बात को समझने के लिए एक्स रेस की डिस्कवरी से पहले जनरली ऑपरेट करा जाता था, सर्जरी करा जाता था, खोलकर देखा जाता था, तब समझ में आता था कि किस तरह की समस्या है and how to operate it, how to cure it. मगर एक्स रेस की डिस्कवरी के बाद यह बात समझ में आ गई कि इस तरह से जब हड्डियों में कोई चोट वोट लगती है गिरने करने से, तो एग्जैक्टली अंदर क्या हुआ है, बोन्स का डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है या मसल्स का टियरिंग है, इसको सिर्फ एक्स रे फोटोग्राफ लेकर ही समझा जा सकता है. और पहले से यह बात सोची जा सकती है कि वहां पर किस तरह का क्योर करा जाए. जब यह बात समझ में आई तो एक्स रेस की उपयोगिता काफी अधिक महसूस होने लगी. और जब एक्स रेस की उपयोगिता काफी अधिक महसूस होने लगी तो यह रिसर्च करा जाने लगा कि आखिर यह रेस ऑब्टेन कैसे होती है, किस तरह से करा जा सकता है और किस तरह से इनको यूजफुल और भी अधिक बनाया जा सकता है.
सबसे पहले तो यह बात समझ में आई, इट्स नॉट ओनली कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में ही क्या, कहीं पर भी एक्सरेज ऑब्टेन की जा सकती है। इफ वी हैव गॉट एनी मेटल सरफेस, दिस इज एनी मेटल सरफेस, कोई सी भी मेटल प्लेट ले ली जाए, इस मेटल प्लेट से यदि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट करता है, एंड दिस इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यदि इस मेटल प्लेट से टकराता है, तब वहां पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के इस मेटल प्लेट से टकराने से एक्स रे फोटॉन एमिट होता है। कैथोड रे ट्यूब ही क्या, कहीं पर भी एक्स रेज ऑब्टेन की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होना, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का किसी भी मेटल प्लेट से टकराना। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल प्लेट से टकराएगा तो वहां पर एक्स रे फोटॉन एमिट हो जाएगा। उस एक्स रे फोटॉन की वेवलेंथ इस रेंज में होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होगी, उसकी एनर्जी नहीं होगी। हाई एनर्जेटिक एक्स रे फोटॉन होगा, पेनिट्रेटिंग पावर भी सब्सटेंशियल होगा। अब हम कहते हैं obtained X-rays may be characterized by two physical parameters। दो फिजिकल पैरामीटर हैं जो कि obtained X-ray को कैरेक्टराइज करने के लिए सफिशिएंट है। द फर्स्ट इज हार्डनेस ऑफ X-ray, हार्डनेस ऑफ X-rays। हम एक्सरे को दो कैटेगरी में रखते हैं, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। हार्ड एक्सरे का मतलब होता है एक्सरेज हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर। हार्ड एक्सरे मीन्स दे हैव गॉट हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इनका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है। In order to obtain high penetrating power, they will have less wavelength. They will have less wavelength. जितनी वेवलेंथ कम होती है, पेनिट्रेटिंग पावर उतना ही अधिक होता है। Hence they will have more frequency. इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एंड दे विल हैव हाई एनर्जेटिक, दे वुड बी हाई energetic, and hence more harmful. You can also say they would be more harmful. जबकि सॉफ्ट एक्सरे के बारे में ठीक उल्टा कहूंगा। सॉफ्ट एक्सरे will have less penetrating power। सॉफ्ट एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर कम होगा, पेनिट्रेटिंग पावर कम तब होगा जब उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। दे विल हैव मोर वेवलेंथ और हाई वेवलेंथ वैल्यू। और
लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू, और लेस एनर्जेटिक, और लेस एनर्जेटिक होने से डेफिनेटली लेस हार्मफुल। X-rays are characterized by its hardness. Definitely, in different applications, we use X-rays with different hardness. For example, यदि हमें सर के अंदर कोई ब्लड क्लॉट डायग्नोस करना है, सर के अंदर चोट लग गई, सर में चोट लगी और सर के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है, और हमें उसकी लोकेशन को एग्जैक्टली समझना है कि एग्जैक्टली ब्लड क्लॉट कहां पर हुआ है, सो दैट हम प्रॉपरली उसको ऑपरेट कर सके, ठीक उसी जगह पर तीरा लगा सके जहां पर ब्लड क्लॉट है, और फिर उसको ऑपरेट कर सके। We used to say in this application we need to penetrate skull, सर की जो एक बहुत सख्त हड्डी है उसको पेनिट्रेट करना, उसके अंदर एक्सरेस को जाना है और उस ब्लड क्लॉट को लोकेट करना। In this application, one would always need X-rays with high penetrating power. In this case, we will apply X-ray which is having less wavelength, more frequency. There would be more energetic X-rays. Definitely, इनसे नुकसान ज्यादा होना है। जबकि यदि हाथ में चोट लग गई है, हड्डी का डिसलोकेशन हो गया है, या हड्डी में कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर या क्रैक आ गया है, और उसको हमें ऑपरेट करना है, उसे हमें एग्जैक्टली देखना है कि वहां किस तरह का फ्रैक्चर है, उसको किस तरह से ट्रीट करा जा सकता है, क्योर करा जा सकता है। फॉर दिस टास्क हमें हड्डी को पेनिट्रेट नहीं करना है, हमें मसल्स, स्किन और टिश्यूज को पेनिट्रेट करना है, और हड्डी को पेनिट्रेट नहीं करना है। इन दिस एप्लीकेशन वी वुड नीड एक्सरे हैविंग लेस पेनिट्रेटिंग पावर, हाई wavelength or large wavelength or low frequency. Definitely they would be less energetic, definitely they would be less harmful. We used to say hardness of X-ray generally depend on the nature of target metal plate that we will use in order to obtain the X-rays. X-rays obtain करने के लिए जो अभी हमने टारगेट मेटल प्लेट यूज करा था, उस टारगेट मेटल प्लेट पर डिपेंड करता है। अलग अलग तरह की मेटल प्लेट लेने से हमें अलग अलग हार्डनेस वाली एक्स-रेस मिल जाती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को यदि आप आयरन प्लेट से टकराओगे तो एक्स-रे ऑब्टेन होगी, उसकी हार्डनेस कुछ और होगी, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को कॉपर प्लेट से यदि आप टकराओगे तो जो एक्स-रे ऑब्टेन होगी उसकी हार्डनेस अलग है, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को यदि एल्यूमिनियम प्लेट से टकराया जाए तो ऑब्टेन्ड एक्स-रे की हार्डनेस अलग अलग होगी। डेफिनेटली एक्स-रे वुड बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स हार्डनेस और इट्स वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसी। Another physical parameter that would characterize an X-ray would be intensity of X-ray. Intensity of X-ray. देखिए, आप एक्सरे फोटोग्राफ देखते हो, वह एक्सरे फोटोग्राफ को इतना क्लियर नहीं होता है। आप लोग जब एक्सरे फोटोग्राफ देखते हो तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आता है, जबकि जो एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो उस एक्सरे फोटोग्राफ को देखकर समझ जाता है कि भाई इस तरह से समस्या है हड्डी। डेफिनेटली द क्लैरिटी ऑफ एक्सरे फोटोग्राफ डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। एक्स-रेस की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी, एक्स-रे फोटोग्राफ की क्लैरिटी उतनी ही अधिक होगी, और यदि एक्स-रेस की इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोग्राफ की क्लैरिटी भी कम होगी, आप अच्छी तरह से देख नहीं पाओगे। वी जनरली डिजायर लार्ज इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे। वी ऑलवेज डिजायर
max intensity of X-ray to obtain a picture of high clarity. हाई क्लैरिटी की पिक्चर ऑब्टेन करने के लिए हम हमेशा अधिक से अधिक इंटेंसिटी चाहते हैं। अब एक्स-रेस ऑब्टेन करने के लिए हमें 5 बातों का खास ध्यान रखना है। हम एक्स-रे ऑब्टेन करने का तरीका बताएंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी स्टडी करेंगे। 5 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें एक्स-रेस ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, जहां से हमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिल सके। डेफिनेटली लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द कंट्रोल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते समय हमें 2 बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो चाहे जितने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिल सके और वह भी कंट्रोल्ड नंबर में मिल सके। हम जब चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा सके और हम जब चाहे तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम भी कर सके। इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। अनकंट्रोलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होने चाहिए। एम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंट्रोल्ड मैनर। दूसरी बात, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मिल जाने से एक्स-रेस नहीं होएगा। एक्स-रेस तब मिलती है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से जाकर टकराते हैं, तब एक्स-रेस मिलती है। We need to design an accelerating system for electron. Accelerating system for electron. एक ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करे और उसको हाई वेलोसिटी इंपार्ट कर दे। हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन जब किसी टारगेट मेटल प्लेट से टकराएगा तब एक्स-रेस मिलेगी। और तीसरी बात हमें खास ध्यान रखनी है, सुटेबल टारगेट मेटल प्लेट। सुटेबल टारगेट मेटल प्लेट। जैसा मैंने बताया है, सुटेबल इसलिए क्योंकि हार्डनेस ऑफ एक्स-रे पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन किस मेटल प्लेट से जाकर टकरा रहे हैं। अलग अलग तरह की मेटल प्लेट से टकराने से अलग अलग तरह की एक्स-रेस ऑब्टेन होती है। सुटेबल टारगेट मेटल प्लेट, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और चौथी बात, जब इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से टकराता है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो भी कुछ एनर्जी है उसका 1 या 2% ही एक्स-रे में कन्वर्ट होता है। जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से टकराएगा तो उस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उस एनर्जी का 1 या 2% ही एक्स-रे में कन्वर्ट होगा। 98 और 99% एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, एंड ड्यू टू दैट हीट द टारगेट मेटल प्लेट गेट्स हीटेड अप। उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है और उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ते हुए उसको मेल्ट कर देता है। टारगेट मेटल प्लेट को मेल्ट होने से बचाने के लिए उसको ठंडा रखना जरूरी है। वी नीड टू थिंक ऑफ अ कूलिंग सिस्टम फॉर टारगेट मेटल प्लेट। हमें वहां पर एक कूलिंग सिस्टम बनाना जरूरी है। कूलिंग सिस्टम ऑफ टारगेट प्लेट। टारगेट प्लेट को ठंडा रखना जरूरी है। तो ठंडा रखने के लिए वहां पर एक कूलिंग सिस्टम बनाना होगा। जब इलेक्ट्रॉन वहां पर टकराए तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़े। एंड द फिफ्थ पॉइंट दैट शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल सजेस्टिंग अ डिवाइस टू ऑब्टेन एक्स-रेस वुड बी, जैसा मैंने बताया कि एक्स-रेस हार्मफुल होती है। यह यदि चाहे जिस डायरेक्शन में चाहे जैसे फैलेंगी
तो नुकसान करेंगे, इनसे व्हाइट ब्लड सेल्स मरते हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कि हमें डायरेक्टेड और गाइडेड एक्सरे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मिले, ज्यादा फैलती हुई एक्सरेज नहीं मिले। वी नीड टू ऑब्टेन अ गाइडेड एंड अ डायरेक्टेड एक्सरे। डायरेक्टेड एंड गाइडेड एक्सरेज, हमें बाहर वही एक्सरेज मिले जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जो पर्टिकुलर गाइडेंस के साथ में है, चाहे जहां फैलती हुई एक्सरेज हमें नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि चारों तरफ नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन 5 बातों का हमें खास ध्यान रखना होगा जब हम एक्सरेज ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। जब एक्सरेज की उपयोगिता समझ में आई और उसकी यूटिलिटी इतनी अधिक है यह पता चली, तो ढेर सारी कंपनी, ढेर सारे पर्सन एक्सरेज को ऑब्टेन करने के लिए एक सुटेबल सेटअप बनाने के लिए भिड़ गए, जिनमें वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेटअप वाज suggested by the scientist named Coolidge. He suggested his Coolidge tube. Coolidge ने Coolidge tube suggest करी थी। This Coolidge tube is the best tube to obtain X-ray. इसमें इन 5 बातों का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बहुत अच्छा चूज करा गया है। एक्सीलरेटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉन के लिए वह भी सुटेबली बनाया गया है। टारगेट मेटल प्लेट भी, अलग अलग तरह की मेटल प्लेट रखने का प्रोविजन है। कूलिंग सिस्टम का भी एक अच्छा प्रोविजन है और एक्स रेज जो ऑब्टेन की गई है वह भी पूरी तरह से गाइडेड और डायरेक्टेड, प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही एक्स रेज ऑब्टेन करी गई है। हमें इस कूलिज ट्यूब का बेसिक डिजाइन देखना है। अब देखिए, पांच तरह के एमिशंस होते हैं, जिसमें से 3 तरह के एमिशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और 2 तरह के एमिशन हम इस चैप्टर में देखने वाले। सबसे पहला एमिशन हमने देखा था स्पॉन्टेनियस एमिशन। रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियई में जो हमने एमिशन देखा था वह स्पॉन्टेनियस एमिशन था, हमने लिखा भी था। रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अ न्यूक्लियर। उस एमिशन में कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूक्लियई खुद ब खुद रखे ही अल्फा, बीटा और गामा अलग अलग तरह की रेडिएशन एमिट करता है। दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसके बाद में हमने देखा फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, we apply high electric field and the rays get emitted from the plate. फील्ड एमिशन हमने देखा था कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में जो कैथोड रेस का एमिशन हो रहा था दैट इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन मतलब 2 प्लेट के अक्रॉस आपने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, दोनों के बीच में हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो गया। उस हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कैथोड ने इलेक्ट्रॉन बीम एमिट करना चालू कर दिया और वो एनोड तक ट्रैवल कर रही है। दैट इज टर्म्ड एज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन के बारे में हमने कैथोड रे ट्यूब में ऑलरेडी समझ लिया है। द थर्ड एमिशन इज फोटो एमिशन। यह भी हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है।
Photo emission means emission of radiation when photons are incidented. Photo electric effect, photosensitization, photo emission ही था. Photo emission means जब आप किसी चीज पर लाइट रेस इंसिडेंट करते हो, फोटॉन्स इंसिडेंट करते हो, तो वो रेडिएशन एमिट करने लगती है. That is termed as photo emission. We had already studied this emission in photosensitization. And the fourth emission is thermo emission. Thermo emission means we heat the body, and on heating the body, that body start emitting radiation. किसी बॉडी को हमने गर्म करा और गर्म करने पर वह रेडिएशन इंसिडेंट करने लगे, वह रेस इंसिडेंट करने लगे. दैट इज टर्म्ड एज थर्मियोनिक एमिशन और थर्मो एमिशन. हम इस चैप्टर में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए थर्मो एमिशन ही देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे. थर्मियोनिक एमिशन के द्वारा ही हम इलेक्ट्रॉन ढेर सारे ऑब्टेन करेंगे. एंड फिफ्थ इज सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन का मतलब होता है किसी सरफेस पर कोई प्राइमरी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही हो, उस प्राइमरी रेडिएशन के इंसिडेंट होने से वहां पर कोई दूसरी रेडिएशन एमिट होने लगे. दैट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी एमिशन. इनफैक्ट जो एक्सरे एमिशन है यह सेकेंडरी एमिशन ही है. हम टारगेट मेटल प्लेट पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हिट करा रहे हैं, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम प्राइमरी रेडिएशन कह सकते हैं. तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के हिट करने से वहां एक्स रेज एमिट हो रही है. दिस इज सेकेंडरी एमिशन. एक्सरे एमिशन इज टर्म्ड एज सेकेंडरी एमिशन. इस चैप्टर में इनफैक्ट हम यह दोनों ही एमिशन को सीख और समझ रहे हैं. हम थर्मियोनिक एमिशन भी सीखेंगे और हम सेकेंडरी एमिशन भी इस चैप्टर में सीखेंगे. अब कल कराता हूं एग्जैक्टली यहां से. कल के दिन मैं समझाऊंगा थर्मोसेंसिटाइजेशन और थर्मोसेंसिटिव मेटल्स के बारे में और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में.